पिछली किस्त में आपने देखा कि औरंगजेब के अहद हुकूमत में मुगलिया तर्ज मुसव्वरी का जवाल शुरू हो गया। उसने फनकारों की जरा सी भी कदर नहीं की, जिसका सबूत उसके दौर की तख्लीकों में मिलता है जो बहुत ही अदना दर्जे की है। हालांकि खुद औरंगजेब की भी कई तस्वीरें हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो तस्वीरों को गैर इस्लामी मानता था, लिहाजा उसके अहद में कई तस्वीरें तबाह कर दी गईं। 15वीं सदी के निस्फ़ सानी में शुमाली हिंद के दिल्ली से जौनपुर तक के इलाके में फ़न मुसव्वरी में नए और काबिल ज़िक्र इजाफे हुए। ये इलाका लोधी सुल्तान के ज़ेर सल्तनत था और ये हुकूमत 16वीं सदी तक कायम रही। कदीम जैन मिनिएचर को तर्क किया जाने लगा जो नज़रों में बसे हुए थे, और उसकी जगह मासिर रस्म रिवाज और रोज़मर्रा ज़िंदगी के खाके लेने लगे। यहाँ तक के मतन को भी जगह दी जाने लगी। उन पेंटिंग को भी रद्दो बदल के साथ पेश किया जाने लगा जो जैन मुसव्विरों में ममनू थे। कुदरती मनाजिर की पेशकश आम होने लगी और उन अवामिल पर ज्यादा जोर डाला जाने लगा जिनके बीच से वो फन नमूदार होता था। अब तक तो सिर्फ जैन मखतूते ही सामने थे, लेकिन अब मुग़ल मखतूते भी हमारे सामने आने लगे जो फ़ारसी फ़नकारों और मुकामी फ़नकारों के बाहमी रब्त से वजूद में आए थे। इस नई तर्ज़ मुसव्वरी में भी हिंदू गैर मजहबी मतन को शामिल किया जाने लगा जो फ़ारसी मतन के साथ आई थी और मौजूदा गुजराती जैन मिनिएचर से बहुत मुख्तलिफ थी। आज हम जिसे राजस्थान समझते हैं या मानते हैं, वो दरअसल राजस्थान का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है। इसके पहले के वक्त में गुजरात तक राजस्थान जाता था। जो वेस्टर्न राजस्थान था वो गुजरात तक जाता था, और जो ईस्टर्न राजस्थान था वो यहाँ दिल्ली तक आता था। ये पालम वगैरह सब राजस्थानी के हिस्से थे। इस पूरे के पूरे बेल्ट में धार्मिक चित्रकला बहुत मजबूत तरीके से चल रही थी। पालम में 15वीं शताब्दी में भागवत पुराण का इलस्ट्रेशन हुआ। वहाँ पर पूरा का पूरा पश्चिमी जो बेल्ट है जो गुजरात के आसपास लगा हुआ है, वहाँ जैन आर्ट बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो यहाँ पर आर्ट की परंपरा किसी न किसी रूप में पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत थी। अब जब राज्यों की स्थापना हुई, हिंदू राज्यों की, जो आपने उसमें शायद एक जगह लिखा भी था कि ये बाहर से आए हैं, इन्वेडर्स के तौर पर आए हैं, तो दरअसल इस थ्योरी को तो अब कोई नहीं मानता आज की तारीख में। ज़्यादातर तो ये मानते हैं कि ये यहीं पर कुछ जातियां थीं जिन्होंने अपना एक कांग्रीगेशन किया और अपने आप को कुछ राजपूत जातियां घोषित कर दिया कि हम राजपूत हैं। मशहूर मुगलिया दबिस्तान, जो कि दरबारी पेंटिंग तक ही महदूद नहीं थी, उसका असर 16वीं सदी के अवाइल में ही फैलने लगा, और ये असर मुगलिया सल्तनत की सरहदों से बाहर भी फैलना शुरू हो गया। वो पेंटर जो मुगल दरबार से निकल गए, उन्होंने राजस्थान में राजपूत सल्तनत में ही बूदोबाश इख्तियार कर लिया।
मुग़लों की शाहाना और रूमानी तर्ज ज़िंदगी से मुतासिर होकर ये तस्वीरें इंतहाई जली खतूत और शोख रंगों की हमाहंगी के साथ काफ़ी एहतियात और लगन के साथ बनाई गईं। (1606) में मेवाड़ में रागमाला सीरीज़ एक मुसलमान मुसव्विर ने बनाई जो मुग़लिया दबिस्तान से काफ़ी मुतासिर था। मेवाड़ की राजधानी चावंद में उसकी मौजूदगी से इस बात की निशानदेही होती है कि हिंदू और मुसलमान दोनों फनकार जिन्होंने उस वक्त मंजर आम पर आए इस नए तरीक़े मोरी को अपनाया था, जो मुलाजमत के लिए सरपरस्तों की तलाश में थे। इसी तरह मेवाड़, बूंदी, कोटा, मारवाड़, बीकानेर, जयपुर और किशनगढ़ राजस्थानी दबिस्तान मुसव्विरी के अहम मराकज़ के तौर पर सामने आए। देखिए, राजपूतों का इंटरेस्ट मुग़लों के इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ था बड़े पैमाने पे। तो जितने राजपूत ठीक है इमर्ज कर रहे थे 10th, 11th, 12th, 13th सेंचुरी, ये सब पीरियड है राजपूतों के इमरजेंस का। लेकिन राजपूतों का जो बड़ा नाम सुनने को मिलता है और जो राजपूताना के इलाके में, मालवा के इलाके में जो पॉलिटिकल उनका जो दबदबा देखने को मिलता है, ये पूरा राजपूतों का इंटरेस्ट मुग़ल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ था। 18th सेंचुरी के बाद, स्पेशली वंस द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस टू इनकॉर्पोरेट जस्ट कैप्चर, एप्रोप्रिएट दोज, वी फाइंड दैट वंस द मुग़ल फॉर्चून डिप्स, द राजपूत फॉर्चून ऑल्सो डिप्स। वो साफ ऐसा नहीं है कि राजपूतों ने मुग़लों को रिप्लेस कर दिया और एक राजपूत स्टेट, ऑल इंडिया राजपूत स्टेट बन गया, ऐसा नहीं है। जब ब्रिटिश आते हैं तो जिस तरह उन्होंने मुग़लों का सफाया किया उस तरह से उन्होंने राजपूत का भी एक तरह, ठीक है, बाद में प्रिंसली स्टेट्स वगैरह सब बने रहे उनको, बट वो सब नॉमिनल तो उनकी थोड़ी सी ज़मींदारी है और वहाँ के वो राजा बने हुए हैं, बट बियॉन्ड ए पॉइंट उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं। सो राजपूत फॉर्चून्स वेयर वेरी वेरी क्लोजली टाइड टू मुग़ल फॉर्चून्स। हर दबिस्तान की अपनी अलग शिनाख्त और मुनफरिद तर्ज है। मसलन दबिस्तान मेवाड़ की मुसव्विरी में जहाँ जली खतूत और शोख रंगों का इस्तेमाल है, वहीं बूंदी की तस्वीरों में गनाइयत और शाइस्तगी है, जैसा कि मशहूर रागमाला की मुसव्विरियों में देखा जा सकता है। बीकानेर की मुसव्विरी में रंगों की शाइस्तगी और गुदाजी पाई जाती है। वहीं किशनगढ़ की मुसव्विरी में उसके मुतवाज़ी ज़ेबाइश मौजूद है। इन मुसव्विरियों में जिन मौज़ूआत को समोया गया है उनमें दरबारी मनाजिर, बागात, जंगलात, महल, पहाड़ियाँ और घाटियाँ, रेगिस्तान, भगवान कृष्ण की सवानें, मोहब्बत के मनाजिर, शिकार के मनाजिर और जानवरों की लड़ाई वगैरह हैं। जिन मौज़ूआत को समोया गया है और रंगों का इस्तेमाल किया गया है, उससे ये तस्वीरें खुद ब खुद मुख्तलिफ दबिस्तान मुसव्विरी की वजाहत करती हैं। राजस्थानी मिनिएचर्स के अहम मौज़ूआत रागमाला यानी क्लासिकी मौसीकी के रागों की नुमाइश, गीत गोविंद,
रामायण और भगवत पुराण हैं। इन्होंने क्या हुआ कि मुग़ल कला से तो प्रेरणा ली अपने यहाँ राजकीय स्टूडियो बनाने की, उनके कुछ एलिमेंट्स भी लिए, लेकिन थीम और व्यापक इमेजरी जो चौर पंचाशिका से आई थी उसको ले लिया। तो उनकी एक आर्ट बिल्कुल अलग हो गई, हिंदू आर्ट हो गई। उनके सब्जेक्ट भी शुरुआती दौर में ज़्यादातर धार्मिक थे, धार्मिक आख्यान थे, मिथ्स थे, लेजेंड्स थे, करेक्टर्स थे, तो वही धार्मिक करेक्टर्स थे, उन्हीं को लेकर के चले। जैसे मेवाड़ में रामायण का चित्रांकन हुआ, गीत गोविंद का कहीं चित्रांकन हुआ, जगह जगह रागमाला का चित्रांकन हुआ। तो ज़्यादातर धार्मिक या सेमी धार्मिक जो अर्ध धार्मिक स्वरूप थे वही चित्र के बने, उन्हीं पर जाकर के ज़्यादातर चित्र बने। बाद में चल कर के जब पूरी तरह से एक चरित्र गिर ही गया राजशाही का, हिंदू राजशाही का, कि केवल इसके अलावा कुछ नहीं था कि अपनी ज़िंदगी जियो, और मुग़लों के पूरी तरह मातहत हो गए। मुग़ल साम्राज्य से जो हुक्म जाता था उसको मान लेते थे, एक तरह से उनके रिप्रेजेंटेटिव तक हो गए जैसे हो गए, किसी ने उनको चैलेंज करने की कोशिश नहीं की। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि इनकी रुचियाँ भी बदल गईं, या तो दबाव के कारण हुआ या अपने आप हुआ कि धार्मिक विषय छूटते गए और उसकी जगह पर कोर्ट लाइफ के चित्र आने लगे, मृगया के शिकार के चित्र आने लगे, व्यक्तिगत चित्र आने लगे, पोर्ट्रेट्स बनने लगे। शुरुआती दौर में मेवाड़ में एक चित्र, एक पोर्ट्रेट नहीं है, लेकिन बाद में पोर्ट्रेट्स ही पोर्ट्रेट बनने लगते हैं। किशनगढ़ स्कूल 18वीं सदी में नमूदार हुआ और अपने इनफरादी व मजहबी रंग की वजह से ये वाज़े तौर पर मुख्तलिफ नजर आता है। नुकीली नाक और ठुड्डियाँ, गहरी मनहनी आँखें, जुल्फ़ों के पेचो खम के साथ मर्दों और औरतों की दिलावेज तस्वीरें इस मुसव्विरी की खुसूसियतें हैं। गरचे 17वीं सदी के अवाखिर में मुगलिया तर्ज मुसव्विरी की तरह ही किशनगढ़ की मुसव्विरी भी अमल में आई, जिससे राजा सावंत सिंह काफी मुतासिर हुआ। वल्लभ आचार्य फिरके का भक्त था, जिसने कृष्ण की तरह भगवान के जमीन पर जाहिर होने पर उसकी पूजा की थी। ये आशिक फितरत भी था और शायर भी, जो नगरी दास के नाम से लिखा करता था। वह एक गुलकारा बनी ठनी के इश्क में गिरफ्तार हो गया। ये माहिर फनकार निहाल चंद अपनी मुसव्विरी में रूमानी और मजहबी जज्बात की तर्जुमानी के लिए जाने जाते हैं। आपने कभी कभी देखा हो कि जब आँखों का डिस्क्रिप्शन होता है तो बनी ठनी की आँख को दिखाया जाता है, बहुत लंबी सी एलोंगेटेड आईज जो है। बनी ठनी जो थी, बनी ठनी का मतलब है वेरी वेल ड्रेस्ड लेडी। वो राजा सावंत सिंह जो किशनगढ़ के थे, उनकी स्टेप मदर ने एक बड़ी 15-16 साल की यंग लड़की दिल्ली से आई थी, उनको उनकी सेवा के लिए दी थी, अपने सन के लिए। मगर वो जो लेडी थी वो उसको सावंत सिंह से इतना प्रेम था और सावंत सिंह को उससे इतना प्रेम था कि उसने फिर किसी और की चाकरी नहीं की, वो फिर सावंत सिंह के प्रेम में ही रही। बाद में जब सावंत सिंह अपने स्टेट छोड़ के वृंदावन में आ गए, वो नागरी दास के नाम से कविता लिखते थे और कृष्ण के ज़बरदस्त भक्त थे और वो भी उनकी भक्तन थी। तो वो भी उनके साथ वृंदावन में आके रही और उसकी इतनी ब्यूटीफुल थी, वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि जितने भी कोर्ट के आर्टिस्ट थे उन्होंने डिट्टो उसकी आँख को, उसकी जो है ना बॉडी या एनाटॉमी या जो उसकी ब्यूटी थी उसको उन्होंने पेपर पे उतार दिया। तो दैट इज़ वाई द किशनगढ़ की जो बनी ठनी है वो एक लैंडमार्क है, और इंडियन पेंटिंग का भी और इंडियन पेंटिंग्स को पहचानने का भी। अगर बड़ी सी आँख और वेल ड्रेस्ड लेडी है तो सब लोग कह देते हैं कि बिना देखे कह देते हैं कि ये किशनगढ़ से होनी चाहिए या ये इंडिया से होना चाहिए। बनी ठनी जैसे हम लोग कहते हैं, वो बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो राधा को ही पोर्ट्रे किया हुआ था। और ये निहाल चंद जो किशनगढ़ का एक काफ़ी मतलब 18वीं शताब्दी के मध्य में
किशनगढ़ में उसने काफ़ी काम जो था अच्छे किए थे। और ये जो है इसमें बेसिकली जो जिस तरह से राजस्थानी स्पेशली विमेन का महिलाओं को पोर्ट्रे किया है, द होल प्रोफाइल, जो आर्च जिसको कहते हैं कि भौहें और आँखों का जो ट्रीटमेंट है, लंबे लंबे नाक है बालों का, वो सारा कुछ बहुत ही जो हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी नायिका की जो छवि थी उसको उसमें पूरी तरह से उसने उतारा है राधा के बनी ठनी के रूप में। राजस्थानी मिनिएचर्स का एक दूसरा स्कूल मेवाड़ स्कूल है जो 17वीं और 18वीं सदियों में नमूदार हुआ, जिसमें सादा चमकीले रंगों का इस्तेमाल होता था और राजस्थानी स्कूल में सबसे तरक्की पजीर माना जाता था। इब्तदाई नमूने रागमाला सीरीज से मिलते हैं जो इस रियासत की शुरू की राजधानी चाविंद में 1605 में पेंट की गई थी। ये तर्ज मुसव्विरी चंद इख्तिलाफात के साथ 1680 तक चलती रही और उसके बाद मुगलिया तर्ज का असर ज्यादा वाज़ेह होने लगा। मेवाड़ स्कूल 18वीं और 19वीं सदी तक जारी रहा और उसके नताइज भी नफा बख्श रहे। इन तस्वीरों में हुक्मरानों की जिंदगी की अक्कासी का खूब इजाफा होता रहा, साथ ही मजहबी मौज़ूआत भी पेश किए जाते। मेवाड़ स्कूल के बेसिकली हमें एक तो चौर पंचाशिका का सेट मिलता है और ये जो है इसके अलावा एक रागमाला सीरीज़ भी मिलती है। और वैसे तो देखा जाए तो मेवाड़ में आज भी ये पेंटिंग करने वाले अभी भी जो ट्रेडिशनल जिसको हम कहते हैं पारंपरिक परिवार जो हैं वो अभी भी मिनिएचर, वो वैसे तो राजस्थान में हर जगह स्पेशली जयपुर और मेवाड़, इसके कई कारण थे क्योंकि मुग़लों के जाने के बाद जो ब्रिटिश आए उन्होंने भी इस चीज़ को थोड़ा दबाने की तो कोशिश की, पर बाद में एक टूरिज़्म का जो नज़रिया आ गया और जो एक कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, वहाँ अभी भी ये चीज़ें होती हैं। और स्पेशली पिछवई मेवाड़ में जो नाथद्वारा की है वो काफ़ी वो ऑफ कोर्स मिनिएचर नहीं है, वो उसको बहुत बड़े उसमें कॉमर्शियल वे में और बड़े बड़े कपड़े पे या उस पे किया जाता है। पर ये सब जो है बेसिकली उनका जो रागमाला पेंटिंग्स हैं वो एक मतलब ये है वो काफ़ी मशहूर है। बूंदी स्कूल मिनिएचर पेंटिंग का दूसरा बहुत अहम मरकज़ था जो 17वीं सदी से 19वीं सदी तक बूंदी की रियासत में था। ये कोटा की पड़ोसी रियासत है। 1625 के पहले की तस्वीरों में, खासतौर से मर्द और औरतों की तस्वीरों में राजस्थानी खुसूसियात नजर आती हैं। ताहम मुगलिया तर्ज मुसव्विरी के असरात गैर मामूली तौर पर हावी नजर आते हैं। शान व शौकत और चमक दमक के एतबार से बूंदी की मुसव्विरी दक्कनी मुसव्विरी से मुशाबहत रखती है, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका था कि बूंदी और कोटा के हुक्मरान हमेशा राब्ते में रहते थे। ये स्कूल 18वीं सदी के निस्फ़ अव्वल में अपने उरूज पर था और 19वीं सदी तक इसी तरह फलता फूलता रहा और उसकी ताबानी राम सिंह दोयम की हुकूमत तक बरकरार रही। बादशाहों का घने पहाड़ी जंगलों में शेरों का शिकार और उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी यहाँ की पेंटिंग का तुर्रे इम्तियाज है। अब जैसे कि साहिबदीन ने एक बोर बनाया कि उसमें उसने राधा और कृष्ण को दिखाया, फूल पत्तियाँ हरी पत्तियाँ लगा के चारों तरफ बड़ा सजा के,
उसको बूंदी आर्टिस्ट ने कॉपी किया। और बूंदी आर्टिस्ट ने क्या किया, उसको थोड़ा और इलेबोरेट करके उसमें माला वाला और लटका दी। ग्रीन में ग्रीन का यूज़ बूंदी की एक ख़ास बात है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ ग्रीन, जब वो पूरा जंगल बनाते हैं या कोई बोर बनाते हैं या कुंज बनाते हैं, जिसको द राइट वर्ड इज़ द कुंज, कुंज जहाँ राधा कृष्णा की लीला होती है, तो वो कुंज को में इतने ग्रीन बर्ड्स भी बना देते हैं, इतने ग्रीन है, लाइट ग्रीन भी है, डार्क ग्रीन भी है और बिल्कुल डार्क ग्रीन, मतलब ग्रीन का जो है प्ले किया उन्होंने ग्रीन के साथ, ये बूंदी आर्ट का एक बड़ी ख़ास क्वालिटी है। करीब 16वीं शताब्दी के आखिर से ही हम वहाँ देखते हैं कि काफ़ी कुछ काम हुआ है, जिसको, क्योंकि बूंदी एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा अर्लियर फेज़ है और कोटा उसी का लेटर सेंटर जो है वो, वहाँ कई आर्टिस्ट वहाँ भी इंटरनली भी शिफ्ट हुए थे। और ये सारी चीज़ें तब पनपती रहीं जबकि ऑलरेडी मुग़ल कोर्ट में भी सारा काम चल रहा था मिनिएचर पेंटिंग्स का। तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने उस पे जाते थे जिसको कि युद्ध वगैरह पर, तो साथ में ये पेंटर्स भी ले जाते थे मुग़ल किंग्स। और इसके सबसे अच्छे एग्ज़ाम्पल्स जो मुग़ल मिनिएचर में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जहाँ युद्ध के अकबर को दिखाया गया है कि वो चाहे वो फतेहपुर इसका क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन चिश्ती की दरगाह का सीन है या और भी बहुत। तो ये जब भी जाते थे, मूव करते थे राजस्थान में या फिर उत्तरी भारत के और जगहों पे, तो इनके साथ में चित्रकार जाते थे और वो वहाँ पर पेंटिंग किया। तो ऐसा लगता है कि या तो वो उनसे वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट से सीखते थे या उनका आपस में मेल जोल रहा और ये पैरेलल चलती रही। बीकानेर में मुग़लिया तर्ज मुसव्वरी ही राइज रही और सारे नुमाइंदा फनकार मुसलमान ही थे। सिरोही ने मेवाड़ के असरात तो कबूल किए थे, लेकिन रंगों की कसरत और शोखी के भी कायल थे। मेवाड़ की इब्तदाई दौर की पेंटिंग काफ़ी असरंगेज़ हैं। वहाँ 1624 ईस्वी में रागमाला की अहम पेंटिंग होती है, जो बाद में निस्वानियत की जानिब मायल हो गई, लेकिन ये मुसव्वरी के हकीकी फ़न से कम ही आशना नज़र आती है, बल्कि कहीं कहीं तो बिल्कुल ही ना आशना है। मालवा स्कूल ने मुख्तलिफ असरात कबूल किए हैं, अगरचे इसी में तारीक आसमानों और बड़े बड़े दरख्तों की मंजरकशी की बहुतात है। 18वीं सदी में दरबारी फनकारों ने गर्चे हुक्मरानों के सैरो तफरीही मशागल को अपना मौजू बनाने पर जोर दिया था और हुक्मरानों और उनके मसाहिबीन की बहुत सी तस्वीरों में नुमाइश की थी, और ये रुझान मुग़ल हुक्मरानों के ज़रिए फ़रोग़ पाया था। ये रुझान 19वीं सदी तक जारी रहा और इस दौरान मुसव्वरी की रवायत उमरा तक पहुंची और हर शरीफुन नफ्स के घरों में कुछ फनकार रहने लगे। आज ये मिनिएचर कारखानों से बन बन कर निकलते हैं, जिनका मकसद सयाहों को बेचना होता है। हालांकि आज जब लियाकत की भरमार है, अच्छे फनकारों को अपनी कद्र का यकीन भी नज़र आता है। वो साहिब इख्तियार भी हैं, उनकी तख्लीक़ात को नुमाइंदगी भी मिल सकती है और उन्हें बाइसे इफ्तिखार भी शुमार किया जा सकता है। फिर भी माहिर और बासलाहियत फनकार बमुश्किल ही नज़र आते हैं। ज़्यादा तख्लीक़ात इब्तदाई पेंटिंग की शक्ल में हैं और असल तख्लीक़ात बमुश्किल ही नज़र आती हैं। आज की क़िस्त में आपने देखा कि मुग़ल सल्तनत की सरपरस्ती न मिलने के बाद मुसव्विर दूसरी जगहों पर चले गए। राजस्थान में मुग़लिया और मकामी तर्ज मुसव्वरी के इम्तिज़ाज से नई तरह की मुसव्वरी के नमूने देखने को मिले। दबिस्तान मेवाड़, जली खतूत और शोख रंगों के इस्तेमाल, बूंदी तस्वीर की गनाइयत और शाइस्तगी, बीकानेर रंगों की शाइस्तगी और गुदाजी और किशनगढ़ ज़ेबाइश के लिए मखसूस हुए।